Today we are going to discuss about the prioress. Before starting this, it is too much necessary to know about that from where it has been taken. It is taken from the Chaucer's The Canterbury Tales, which come during the time of the last phase of his life, 1387, and it is the greatest work of Geoffrey Chaucer. He was a well-read man and had great knowledge of English and the French, which I have already defined you. He held various positions at the court. At leisure times, he composes poetry in English. His early poetry lies in 6 poetical works, but his great poetry lies in the Canterbury Tales. The work was designed about 1387. One thing which is too much important about it, that the tales is divided into 2 parts. The first is the prologue and the second is the tales. In prologue, he presents a vivid picture of the contemporary life. Chaucer writes that one April evening he lays at the Tabard in Southwark. He wanted to go on a pilgrim to the shrine of St. Thomas Becket at Canterbury. Other pilgrims were also assembling at the inn. By night, there had gathered 30 pilgrims, including the Chaucer. The innkeepers also wanted to go on a pilgrimage to Canterbury. The 31 pilgrims, including the host, the keeper of inn, represent almost all the section of the English society of time. Chaucer draws a striking picture of each of them in the prologue. कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने जो कैंटरबरी टेल्स को है 2 पार्ट में डिवाइड किया. पहला था प्रोलॉग और दूसरे में उन्होंने टेल्स के रूप में दिया है द टेल्स. प्रोलॉग में उन्होंने जो है एक्सप्रेस किया, क्योंकि जो है सब लोग जो है अप्रैल की इवनिंग में जो है वो लेटे हुए थे टैबर्डिन में चासर, और जो है वो जा रहे थे टैबर्डिन में जो है साउथवर्क में श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट के, और वहाँ पे जो है वो जाते हैं. उसके साथ साथ ही जो है 29 पिलग्रिमेज और इकट्ठे हो जाते हैं और चौसर को इंक्लूड करके 30 हो जाते हैं. और वो सब रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इनका जो है कीपर होता है वो भी उनके साथ चले. इस तरह मिला के पूरे जो है यात्री मिलकर हो जाते हैं 31, और सब जो है डिसाइड करते हैं जाने के लिए. तो जितने भी यात्री होते हैं उनके लिविंग मैनर, उनका सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सबको जो है अलग अलग जो है प्रेजेंट करता है चौसर इन द डिफरेंट पार्ट. तो प्रायोरस भी उसी पार्ट का जो है, उसी यानी कि कैरेक्टर का ये पार्ट है जो इन्होंने प्रेजेंट किया है. सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द प्रायोरस. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन. देयर वॉज ऑल्सो अ नन अ प्रायोरस. एक नन थी, भिक्षुड़ी थी, बहुत भिक्षुड़ी, जिसका नाम प्रायोरस था. हर वे ऑफ स्माइलिंग वेरी सिंपल एंड कॉय. और जो जिस तरीके से वो हंसती थी वो बहुत ही एकदम सिंपल, साधारण और शर्मीला स्वभाव वाली हंसी थी. एंड हर ग्रेटेस्ट ओएथ वॉज ओनली बाय सेंट लॉय. और वो जब भी कोई चीज़ कहती थी या अपनी बात को प्रूफ करना चाहती थी तो हमेशा जो है सेंट लॉय की जो है कसम को खाती थी. सेंट लॉय, ही वॉज सेंट ऑफ द 17th सेंचुरी फ्लैंडर्स. ये सेंट लॉय जिसकी कसम वो खाती थी वो 17th सेंचुरी का 7वीं शताब्दी का एक संत था. एंड सी वॉज नोन एज मैडम एग्लेंटाइन, और लोग उसे मैडम एग्लेंटाइन कहकर पुकारते थे. एंड वेल सी सैंग अ सर्विस विद अ फाइन. हियर द सर्विस इंडिकेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वर्शिप टू गॉड. जो सिंगिंग करती थी भगवान की जो है भक्ति में जो है गाना गाया करती थी, उसके लिए जो है इंडिकेट किया गया है. इंटोनिंग थ्रू हर नोज. हियर द पोएट एक्सप्रेस दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सर्विस ऑफ द गॉड सी सैंग बट बाय हर ओन नज़ल से, वो नज़ल से गाया करती थी, अपनी नाक से इंटोनिंग करके जो है. एज वॉज मोस्ट सीमली, अक्सर वो इस तरह के गाना गाया करती थी. एंड सी स्पोक डेंटली इन फ्रेंच एक्सटमली, और जो है वो फ्रेंच स्पोक करती थी, फ्रेंच बोला करती थी. आफ्टर द स्कूल ऑफ द स्टेट फॉर एडबो
French in the Paris style she did not know. At meet her manners were well taught विशाल। और जो है यहाँ पे कहा गया है वो स्पोक करती थी कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज एक्सट्रीमली अक्सर बोला करती थी, लेकिन जो इसकी फ्रेंच होती थी वो स्टेट फूड एट बो के जो है बेस पे बोलती थी। और जो है वो फ्रेंच जो लैंग्वेज थी वो पेरिस स्टाइल में नहीं बोलती थी, जिस तरह की फ्रेंच जो है पेरिस में बोली जाती थी उस तरह की नहीं वो बोलती थी, उसके बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं था। एट मीट हर मैनर्स वर वेल टॉट विजल्स। और जो है उसके मैनर्स वर जस्ट लाइक आ हाई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली and behavior was very well. And here Vishal's indicating to the in addition to and after that now in these line the poet express about the table manner of the prioress कि किस तरह से वो एरिस्टोक्रेटिक हाई फैमिली की तरह जो है उसके व्यवहार थे, किस तरह वो खाना खाती थी। टेबल मैनर को जो है एक्सप्रेस किया है पोइट ने इन दीज लाइन्स में। नो मोर्सल फ्रॉम हर लिप्स डिड सी लेट फॉल, और यानी कि कोई भी टुकड़े को जो है गिरने नहीं देती थी ये। नॉर डेप्ड हर फिंगर्स इन द सॉस टू डीप, और बताओ मैंने ना ही अपनी फिंगर्स को सॉस में पूरी तरह से डिप करती थी। सी लिफ्ट्स हर फिंगर्स इन द बाउल ऑफ सॉस विथ सो मच ऑफ स्किल दैट हर फिंगर्स रिमेन ड्राई एंड नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ सॉस फॉल्स ऑन हर ड्रेस। यानी कि बहुत ही जो है केयरफुली से अपने जो है फिंगर्स को डिप करती थी, और जो है बिल्कुल ही उसकी उंगलियां गीली नहीं होती थी खाना खाते समय, और जो है कोई भी मोर्सल उसके ऊपर फाल नहीं होता था। बट सी कुड कैरी अ मोर्सल अप एंड कीप, यानी कि बहुत केयरफुली से जो है खाने को जो है अपने मुंह में ले जाती थी। एंड स्मॉलेस्ट ड्रॉप फ्रॉम हर फॉलिंग ऑन हर ब्रेस्ट, और एक भी टुकड़ा जो है उसके ऊपर गिरता नहीं था। फॉर कॉटलीनेस सी हैड आई स्पेशल जेस्ट, यहाँ पे जेस्ट इंडिकेटिंग टू द करेज, उत्साह के लिए जो है एक्सप्रेस किया है पोइट ने कि जो है उसके अंदर जस्ट लाइक वी हैव अ लेडी ऑफ हाई एंड एरिस्टोक्रेटिक फैमिली एंड सी वुड वाइप हर अपर लिप्स सो क्लीन, यानी कि इतने अच्छे से अपने जो है ऊपर के होंठों को वो जो है वाइप आउट करती थी बहुत अच्छी तरीके से। दैट नॉट अ ट्रेस ऑफ ग्रीस वॉज टू बी सीन, की जो है यानी कि कोई भी ऑयली जो है बिल्कुल उसके होठों पे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था, इतनी जो है केयरफुली से जो है ईट करती थी। अपॉन द कप व्हेन शी हैड ड्रंक टू ईट, और जब वो जो है कुछ भी पीती थी तब बहुत ही केयरफुली से जो है पीती थी। एवरी एडेबल दैट ले ऑन द सॉस वॉज पिक्ड अप एंड पुट इन टू हर माउथ बाई हर फिंगर्स इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर। आफ्टर टेकिंग हर फूड सी वुड वाइप हर लिप इन अ क्लीन्ड वे, बहुत अच्छी तरीके से जो है अपने क्लीन करती थी अपने होठों को। That not a trace of grace was to be seen upon the cup when she had drunk to eat. During the time of the taking anything in a cup, she never let any oily things left her lip. She reached a hand sedately for the meat. Here sedately indicates to the word in calm and a sober manner. बहुत अच्छी तरीके से जो है while taking food she did. And after that she certainly was a very entertaining. Here the poet expressed that while taking food everybody would gather an impression that the prioress was fully conversant with the table manner prevalent in royal courts. यानी कि कहने का मतलब वो जो खाना खाती थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से खाती थी, जस्ट लाइक अ हाई एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। प्लीजेंट एंड फ्रेंडली इन हर वेज एंड स्टैंडिंग टू काउंटरफेट अ courtly kind of grace, a stately bearing flitting to her place and to seem dignified in all her dealing. Here in these lines the poet expresses that the prioress always remains cheerful, and in her disposition she is amiable and pleasant. She gives a due care to the observation of those manners which are prevalent in the royal households. यानी कि यहाँ पे एक्सप्रेस किया है कि उसके बिहेवियर जस्ट लाइक अ हाउस एरिस्टोक्रेट फैमिली की तरह थे, बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, हमेशा खुश रहती थी। एंड सी हैज़ अ टेंडर हार्ट ऑल्सो. The poet says that the prioress was dignified in manner and she behaved in a very
good way, that she has a should be taken in a great esteem of everybody. She was a woman of very delicate heart, and she entertained tender feeling for all those who comes into her contact. यानी कि यहाँ पे देखिए प्लीजेंट एंड फ्रेंडली, हेयर सी ऑलवेज बिहेव विद अदर, यानी कि हमेशा दूसरों के साथ मित्रवत व्यवहार करती थी, अच्छा व्यवहार करती थी. इन हर वेज एंड स्ट्रेनिंग, यानी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन. एंड हियर द वर्ड काउंटरफेट, इट इंडिकेट टू मैनर ऑफ एरिस्टोक्रेट एंड हाई फैमिलीज. तो इसी तरह वो व्यवहार करती थी, अ कोर्टली काइंड ऑफ ग्रेस, यानी कि उसी महानता की तरह जैसे बड़े लोग करते हैं. स्टेटली बेरिंग फिटिंग टू हर प्लेस, और उनके तरह ही जैसे उस व्यवहार में रहती उसी तरह उनके साथ जो है सभी के साथ वो पेश आती थी. एंड टू सेम डीलिंग, और सभी के साथ जो डीलिंग करती थी, मिलती थी, जो भी उसके कांटेक्ट में आता था वो हमेशा उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी. Her sympathies and tender feelings, she was so charitably solicitous. She used to weep if she but saw a mouse caught in trap, if it were dead or bleeding. Here the poet expressed that she was very charitable and solicitous. Here solicitous meaning is the kind-hearted lady. वो बहुत ही kind-hearted lady थी. She used to weep if she but saw a mouse. जब यानी कि whenever she saw any mouse काट इंटू ट्रैप, यानी कि जब किसी चूहे को किसी पिंजरे में फंसा हुआ देखती थी तो उसका जो है हार्ट जो है काफ़ी वीप करने लगता था. इफ़ इट वर डेड और ब्लीडिंग, और अगर चूहे मर जाते थे या उन्हें ब्लीडिंग होने लगती थी या उनके ब्लड निकलने लगता था तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है विचलित हो जाती थी. एंड सी हैड अ लिटिल डॉग, सी वुड बी फीडेड with roasted flesh or milk or fine white bread, and bitterly she wept if one were dead. So someone took a stick and made it smart. She was all sentiment and tender heart. Her compassion was boundless and her heart was overflowing with a sympathy for everyone. यानी कि उसका हृदय सबके प्रति जो है सहानुभूति से भरा हुआ था. Her pity for a trapped mouse was up to a brim when she could not bear to see a mouse dead or bleeding, यानी कि जिस तरह वो चूहों को मरा हुआ नहीं देख सकती थी. The prioress had a few dogs, उसके पास डॉग भी थे. देखिए, and she had a little dogs, कुछ उसके पास डॉग्स भी थे. And her love for them was immense, और वो उनसे बहुत प्रेम करती थी. She used to feed her dogs with a piece of roasted flesh, milk and the ब्रेड, और उन्हें खिलाती थी फ्लैश, साथ साथ मिल्क देती थी और ब्रेड भी देती थी. एंड बिटरली सी वीप इफ़ वन वर डेड, और उसमें से अगर कोई मर जाता था तो उसे जो है बहुत दुख होता था और जो है बिटरली वो रोती थी, यानी बहुत बुरी तरीके से रोती थी. और समवन टोक a stick and made it smart. She was all sentiment and tender heart, and if anyone bit to any dog, as if one of her own kith and kin had expressed here that even beating of dog would give her immense pain. Such were the sentiment of her heart. यानी कि कोई भी इन कुत्तों को जब मारता था तो उसे बहुत ही गंदा लगता था और जो है उसे बहुत ही दुख होता था, उसके हृदय में पीड़ा होती थी. इन नेक्स्ट लाइन the poet expressed about the wearing manner of the prioress. In these lines, he expressed in which way she wears and clothes which she has wear during that time. Her dress was gathered in a seemly way. Her nose was elegant. Her eyes glass grey. Her mouth was very small but soft and red. Her forehead certainly was fair of spread, almost a span across the brows. I wot she was indeed by no means undergrown. Her cloak, I noticed, had a graceful charm. She wore a coral trinket on her arms, a set of beads. The gaudies, here the word gaudies indicating here tricked in green, whence hung a golden brooch of brightest sheen, on which there first was graved a crown and a lower Ammon victim ammonia.
हेयर हर वेल्स यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। पोइट कहता है कि जो है द पोइट सेज दैट शी वॉज ग्रेसफुल इन पुटिंग हर अटेयर्स इवन अप टिल द विक्टोरियन एज। द वीमेन ऑफ हायर स्टेटस हु वर टू कीप देयर फेस कवर्ड विद वेल, यानी कि अपने घूंघट से जो है यानी कि ढके रहती थी अपने फेस को इन अ सीमली वे, यानी कि वेल प्रॉपर वे में प्रॉपरली। हर नोज़ वॉज एलिगेंट, और उसकी नाक जो है ग्रेसफुल थी। यहाँ पे एलिगेंट उसके लिए इंडिकेट किया गया है, वैभवपूर्ण थी। हर आइज़ ग्लास ग्रे, और उसकी जो आँख की पुतलियाँ थी वो ग्रे कलर थी। यहाँ पे जो है ग्लास ग्रे आँख की पुतलियों के लिए इंडिकेट किया गया है। हर माउथ वॉज वेरी स्मॉल, छोटा सा उसका चेहरा था, बट सॉफ्ट एंड रेड रखता था, रोजी चेहरा था, बहुत ही मुलायम था। हर फॉरहेड सर्टनली वॉज फेयर एंड स्प्रेड, और उसका जो है मस्तक जो है काफ़ी चौड़ा था, एकदम क्लियर था, ऑलमोस्ट ए स्पेन क्रॉस द ब्रोज आई ऑन, और जो है उसका जो माथा था वो चौड़ा था, उसके साथ साथ उसकी भौहों के बीच में थोड़ी सी जगह थी। सी वॉज एंडेड बाय नो मीन्स अंडरग्राउंड। हर क्लॉक यहाँ पे इंडिकेट किया गया है उसके गाउन के लिए जो पहनती थी। आई नोटिस्ड हैड अ ग्रेसफुल चार्म, और बहुत ही अच्छा रहता था। सी वोर अ कोरल ट्रिंकेट ऑन हर मार, और हाथ में एक मूंगे का जो है वो रोजरी पहनती थी, माला पहनती थी। अ सेट ऑफ बीड्स, जो मोतियों के बने होते थे। और यहाँ पे बॉडीज़ यानी कि जो काफ़ी फड़कीला तथा टेकेड इन ग्रीन कलर के होते थे। वेयर हंग अ गोल्डन ब्रूच, और उसके नीचे एक जो है सोने का जो है ब्रूच लटकता रहता था, और ब्राइट सीन बहुत चमकता था वो। ऑन विच देयर फर्स्ट वॉज ग्रेव्ड अ क्राउंड, और जो है उस पर जो है ये जो है इनग्रेव रहता था एंड लॉर्ड्स, और उसके नीचे ये लाइनें लिखी रहती थी। एमॉन विक्टिम एमानिया, हेयर द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स इज़ लव कनकर आल। सो कहने का मतलब है हर नोज वॉज ब्यूटीफुल, आइज वर ब्राइट लाइक ग्लास, हर ग्रेस वॉज स्मॉल बट ब्यूटीफुल एंड क्रिम्सन रेड। सी हैड अ ब्रॉड फॉरहेड, चौड़ा माथा था। ओवरऑल सी वॉज ए वीमेन ऑफ एमेबल फीचर्स, और अच्छी फीचर्स की लेडी लगती थी। द क्लॉक, जो गाउन पहनती थी, यूज टू पुट ऑन वॉज अ नीट, बहुत ही साफ सुथरा चार्मिंग रहता था। अबाउट हर आर्म द पोइट सेज दैट देयर वर अ रिच एंड कैरियड एन ऑर्नेमेंटल रोजरी। ठीक है, यहाँ पे रोजरी एक माला पहनती थी। एंड द रोजरी हंग अ ब्रूच, उसी माले में एक जो है ब्रूच पिन लटकता रहता था, जैसे अभी आपको पहले बताए। और ब्रूच किसका बना होता था? गोल्ड का। एंड ऑन इट एट द टॉप ए वॉज इनग्रेव्ड, और ए जो है खुदा हुआ था, यानी कि लिखा हुआ था, उस पर इनग्रेव्ड था। एंड बीनीथ इट, और उसी के नीचे ये लाइनें लिखी थी। एमॉर विक्टिम ओमेनिया, कि लव कनकर आल। तो आपके क्वेश्चन यही सबसे बनेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव सम क्वेश्चन बिलोंग टू इट।